Psychology Now Easy with GT Education YouTube channel. वेलकम टू जीटी एजुकेशन। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा जीएससीबी गुजरात बोर्ड का स्टैंडर्ड 12th साइकोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 काउंसलिंग एंड साइकोथेरापी, सॉरी काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी। इन चैप्टर के अंदर हमने ऑलरेडी काउंसलिंग के बारे में और साइकोथेरापी के अलग अलग टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा है। आज एक हमारे पास साइकोथेरापी का एक और अप्रोच है जिसका नाम है कार्ल रॉगर्स सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, इस अप्रोच को कार्ल रॉगर्स ने अपनी बुक काउंसलिंग एंड साइकोथेरापी जो उन्होंने 1942 में पब्लिश की थी, उन्होंने ये बोला है कि इसके अंदर importance is being given to the quality of a relationship between counselor and counselee। इसके बारे में उन्होंने बताया गया है कि भाई काउंसलर और काउंसली के बीच में जो क्वालिटी का जो रिलेशनशिप है वो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। क्वालिटी इन द सेंस कि वो कितना किस तरह से वो दोनों बिल्डअप करते हैं, जैसे हम लोग रैपो के नाम से जानते थे। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था कि काउंसलर और काउंसिल के बीच में अगर रैपो बिल्डअप नहीं हो रहा है, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन होना चाहिए वो इंटरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर कोई भी काउंसलर को काउंसिली के पास से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गैदर करनी है उसको चाहिए, तो दैट शुड बी अ प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड काउंसिल एंड परफेक्ट रैपो शुड बी देयर। Rogers sees that therapies as a creator of a comfortable environment। तो रॉगर्स क्या कहते हैं कि जो काउंसलर है उसको एक प्रॉपर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। अगर वो एनवायरनमेंट प्रॉपरली नहीं क्रिएट कर सकता तो काउंसलर के पास से जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उस इंफॉर्मेशन को हम नहीं निकाल सकते। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू क्रिएट अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट while you are doing the counseling। According to Carl Rogers, aim of every individual is to be fully functioning। हर एक इंडिविजुअल हर एक ह्यूमन का एम क्या होना चाहिए, दैट शुड बी अ fully functioning body and body will be a remain active। In Roger's opinion, higher is the coherence between individual's self-concept and his experience, better will be his mental health। अगर उसका मेंटल हेल्थ हमें प्रॉपर चाहिए तो उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके एक्सपीरियंस भी प्रॉपर होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज परफेक्ट है तो उसका मेंटल हेल्थ भी परफेक्ट होगा। रॉगर्स क्लाइंट थेरापी पुट्स मोर स्ट्रेस। अगर रॉगर्स की जो क्लाइंट थेरापी है वो किस पर ज्यादा स्ट्रेस रखती है, तो कि वो रिलेशनशिप पर रखती है। किसके बीच में, तो कि काउंसलर और काउंसिली के बीच में प्रॉपरली रिलेशनशिप होना चाहिए। ये रॉगर्स की क्लाइंट सेंटर थेरापी है। हियर द स्किल ऑफ काउंसलर बिकम अ मोर इम्पोर्टेंट। काउंसलर कैसे काउंसलिंग को हैंडल करता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स काउंसलिंग टेक्निक। The basic assumption of this approach is that if proper conditions for the development are established, then the client will become capable of gaining insight and will take positive and constructive step towards the solution of their problem। तो कहते हैं कि अगर क्लाइंट को प्रॉपर इंफॉर्मेशन या क्लाइंट को टोटल गेन चाहिए, अपनी प्रॉब्लम का इंसाइट चाहिए, ठीक है, तो दैट शुड बी अ परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड काउंसलिंग। ओके, तो ये रॉगर्स की सेंटर थेरापी थी, अप्रोच था। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि इस अप्रोच के अंदर कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो कुछ कंडीशन इस तरह से है। द डायरेक्ट साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट इज नेसेसरी बिटवीन द थेरापिस्ट एंड क्लाइंट। डायरेक्ट मीन्स अगर फिजिकली दोनों आमने सामने मिलते, दैट इज वेरी नेसेसरी। काउंसलिंग बिकम अ मोर सक्सेसफुल व्हेन द क्लाइंट इज एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ हिज एंजाइटी। अगर क्लाइंट को एंजाइटी है, फॉर एन एग्जाम्पल, एंजाइटी के भी तीन लेवल अलग होते हैं। एक बेसिक लेवल पर आता है, फिर मिड लेवल पर आता है और एक हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है। अगर काउंसलिंग अपने लोवेस्ट लेवल ऑफ एंजाइटी पे जब सामने आता है काउंसलर के सामने, तब काउंसलिंग बहुत अच्छी तरह से होता है।
In the relation between the counselor and counselee, the counselor should be a frank and consistent with the reference to words and feeling. ठीक है, तो यहाँ पर कार्ल रॉगर्स क्या कहते हैं कि काउंसलर शुड बी फ्रैंक, काउंसलर को एज अ फ्रैंकली उससे बात करनी, बट दैट शुड बी अ लिमिटेशन। है ना, हमने आगे पढ़ा था एक पॉइंट के अंदर, अगर आपको याद हो तो कमेंट करें उस पॉइंट को कि कौन से पॉइंट में हमने इस पॉइंट के बारे में समझा था कि काउंसलर अगर अपनी लिमिटेशन क्रॉस करता है तो इज इट, क्या कहेंगे उसको कि इज इट नेसेसरी, वो अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू वहां रख सकता है नहीं रख सकता, इसके बारे में हमने आगे पढ़ा था। ठीक है, काउंसलिंग के सामने आप फ्रैंक बनो, लेकिन अपने पर्सनल फीलिंग उसके सामने नहीं रखनी है। Here we should accept the counselee as an individual and show the respect to him or her. तो यहाँ पर जो काउंसली है, काउंसली को और एज ए इंडिविजुअल एंड शो द रिस्पेक्ट टू हिम और हर, जो भी काउंसली है, काउंसली का एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट होता है, और काउंसलर शुड बी अ respect to that person. Therapists try to understand the client's feeling by imagining himself in the patient's situation and then proceed for the therapy. अब जो थेरापिस्ट जो है, थेरापिस्ट को ये ट्राई करना चाहिए कि अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स फीलिंग्स, बराबर, कि वो क्लाइंट की फीलिंग को समझे बाय इमेजिंग हिमसेल्फ इन द पेशेंट सिचुएशन, पेशेंट की सिचुएशन को प्रॉपरली समझे एंड देन प्रोसीड फॉर द थेरापी। The therapist try to justify his understanding by asking the client and try to understand him. अब थेरापी को, थेरापिस्ट जो होता है उसको क्या करना है कि जस्टिफाई करना है अंडरस्टैंडिंग बाय आस्किंग द क्लाइंट, क्लाइंट को कुछ क्वेश्चनरीज करनी है और फिर उसको समझने की कोशिश करनी है। In short, the therapeutical process, when a client considers himself ineffective in solving his problem, he gets ready for the treatment. He feels relaxed on the onset of the therapy. His thoughts are constructed. The client develops positive self-image, understand the reality and become able to face the real experience independently. तो यहाँ पर क्या बताया कि जो थेरापेटिकल प्रोसेस जो होती है, थेरापेटिकल जो प्रोसेस है, बराबर, when a client consider himself ineffective in solving his problem, जब कोई भी क्लाइंट होता है वो अपने प्रॉब्लम को इनइफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर सकता, मतलब वो सॉल्व करने की ट्राई कर रहा है लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है, तभी वो रेडी होता है ट्रीटमेंट के लिए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे बताया कि एंजाइटी से कोई इंसान बाहर नहीं आ सकता, ही ट्राइज वेरी वेल बट खुद से वो नहीं आता है, देन ही नीड अ ट्रीटमेंट फ्रॉम द काउंसलर, है ना, देन ही नीड अ काउंसलिंग, देन ही नीड अ थेरापी, देन ही नीड अ साइकोथेरापीज। ओके, चलो, this approach has put a great impact on the counseling profession. तो ये जो अप्रोच है ये बहुत ग्रेट इम्पैक्ट, बहुत अच्छी तरह से इसको अफेक्ट करता है काउंसलिंग प्रोफेशन को। दिस अप्रोच हैज डेवलप्ड अ न्यू साइट इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग, सो ऑल दिस अप्रोच हैव इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग। अब अगर थेरापी की अगर बात करें तो थेरापी अभी तक हमने पढ़ी अलग अलग, ठीक है, लेकिन अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से हमारे पास कुछ थेरापी हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने दिया हुआ है। वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस बट लेट लेट डिस्कस ऑन दैट, क्या क्या थेरापी है, कैसे करते हैं, कौन सी थेरापी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया गया, व्हेन यू हैव अ लुक at the ancient Indian literature, you will become across varieties of practice used for the treating a psychological disorder. There is a mention of a number of a therapeutic practice in a Atharva Ved, चरक संहिता, योग सूत्र, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। तो कहते हैं कि भाई अगर एंशियंट इंडियन लिटरेचर की अगर हम बात करें तो एंशियंट इंडियन लिटरेचर के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए अलग अलग वैरायटीज ऑफ थियरीज, वैरायटीज ऑफ थेरापीज आपके सामने उन्होंने रखी है। ऐसी बहुत सारी थेरापी आपको अथर्ववेद में मिल जाएगी, चरक संहिता में मिल जाएगी, योग सूत्र में मिल जाएगी, इवन के बुद्धिस्ट और जैन और अलग अलग लिटरेचर्स में भी, जो रिलीजियस लिटरेचर है उनमें भी आपको सारी वैरायटीज मिल जाएगी। Today in the world, many of these techniques are used treatment of a psychological disorder and maintaining this physical as well as mental health. चलो, सबसे पहला हम सबका बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट योगा। तो कहते हैं कि योगा
बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। योगा में ध्यान आप लगाते हो, तो कि श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा गया है, योगा हैज बीन डिफाइंड एज अ बैलेंस अनबाउंड अप्रोच। ठीक है, वहां पर क्या बताया गया है कि भाई योगा जो है, अगर आपकी लाइफ में अनबैलेंस्ड है तो योगा करो तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। सा सामत्वम, yoga means restraining the various urge of the mind from the being active। योगा से अपने लाइफ की, अपने माइंड के अंदर चलते हुए जो बुरे विचार है उसको हम इजीली रिस्ट्रेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये जो योगा नाम का जो वर्ड है इज डिराइव्ड फ्रॉम द युज, विच मीन्स टू जॉइन, है ना। युजा या युजा नाम का जो वर्ड था जिसका मतलब है टू जॉइन, ये वर्ड के ऊपर से हम योगा नाम का वर्ड लेकर आए। योगा का मतलब होता है योग, मीन्स यूनाइटिंग द इंडिविजुअल स्पिरिट विद द यूनिवर्सल स्पिरिट। तो कि भाई एक इंसान की मतलब अपनी अंदर की, अपने बॉडी की जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजों को एक ही जगह पर आपको लेकर आनी है। महर्षि पतंजलि ने इसको बहुत सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। आजकल अगर आपको पता है तो योगा सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा सूत्र के अंदर एक 8 अलग अलग एस्पेक्ट योगा के दिए हैं, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर है, बराबर। जो आप ह्यूमन पर्सनालिटी को प्रॉपरली अटेंड करते हैं और उसी से आपका डेवलप होना। अब मेन पार्ट हमारे पास दो है, एक राज योगा और दूसरा हठ योगा। राज योगा के अंदर समाधि, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार होता है, बराबर। ये चार पार्ट जो है, समाधि है, ध्यान है, धारणा है और प्रत्याहार है, ये चार चीज राजयोगा के अंदर आती है। प्राणायाम, आसन, नियम और यम, ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीज हठ योगा के अंदर आती है। ठीक है, इसमें से कुछ चीज हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। चलो, सबसे पहला आता है यम। यम मीन्स नॉट टू इंडल्ज इन नेगेटिव बिहेवियर। तो यम का मतलब ही होता है कि किसी भी नेगेटिव बिहेवियर के अंदर आपको इंक्लूड नहीं होता है, बराबर। जैसे कि अहिंसा और नॉन वायलेंस में आपको नहीं रहना है, हमेशा सत्य बोलना है, असत्य से और चोरी से दूर रहना है, ब्रह्मचर्य सेलिबेसी से एक लिमिटेशन रखनी है, अपरिग्रह नॉट टू पजेस, कभी भी पजेसिव नहीं बनते रहना कि नहीं, बराबर। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। अगर फिर हम नियम की बात करें, नियम मीन्स ऑब्जर्वेंस ऑफ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट इन अ बिहेवियर। कभी भी कोई भी पर्सन का हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर को हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, शौचा, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधना। ठीक है, तो इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब सोच का मतलब क्या होता है कि आपकी जो थिंकिंग है और मेन प्योरिटी ऑफ द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बॉडी, आपका माइंड और आपका बॉडी टोटली प्योर होना चाहिए। संतोष का मतलब होता है कंटेंटेड ऑफ विथ वॉट एवर वन हैज, आपके पास जो चीज है उसी से आपको संतोष के रखना चलना है। तब का मतलब होता है यहाँ पर कि ट्रेन द बॉडी सो दैट इट बिकम एफिशिएंट टू द पर्टिकुलर टास्क, बराबर। आप पर्टिकुलर टास्क को कवर करने के लिए आप अपनी बॉडी को इतना इफेक्टिव बनाओ कि कुछ भी हो जाए, यू विल नेवर लूज। ठीक है, एक्चुअली आजकल होता ये है कि हमें सब कुछ चाहिए लेकिन हमारे पास जो मेहनत है, मेहनत हमसे होती नहीं है, दैट इज द तब, है ना। चाहिए सब कुछ लेकिन उस पाने के लिए हमारे पास तप करने का टाइम नहीं, या हमारे पास इतना संतोष भी नहीं है, हम इतना हमारा बॉडी को इतना इफेक्टिव प्रोसेस में नहीं ला सकते। फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स फॉर्म अ हैबिट ऑफ अ रेगुलर स्टडी ऑफ अ स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट्स, बराबर। स्वाध्याय करते रहना चाहिए, इवन की स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट और हर एक चीज का। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि सरेंडिंग अवरसेल्फ टू द ऑलमाइटी। ठीक है, अपने आप को ईश्वर के सामने रख दो। फिर अगर हम बात करते हैं आसन की, आसन एक स्पेशल डिजाइन ऑफ अ पोस्चर है जो स्टेबलाइज करता है आपके माइंड और बॉडी को, जिससे आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी क्या होता है, मेंटेन होता है। आसन आर टू बी परफॉर्म अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ ट्रेन पर्सन एंड शुड बी डन कंफर्टेबली। ठीक है, तो बैठने की जो तरीका है
ठीक है, काफी सारे रिलीजियस बुक के अंदर बताया गया है कि जब आप बैठते हो तो आपको कैसे पोस्चर्स में बैठना है। ठीक है, तो वो बैठने का जो सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, स्लीपिंग पोस्चर जो है उसे हमें ध्यान रखना है, डेट इज द आसन। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स रेगुलेशन ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ अ ब्रीथ, है ना। ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे करनी, उसे प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम से आप कंट्रोल गेन करते हो अपनी ऑटोनोमिक नर्विक सिस्टम के ऊपर। इवन कि आपका मेंटल फंक्शन पे भी आप अपना कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग तरह के प्राणायाम है, वो आपको अपने एक्सपर्ट्स के ऑब्जर्वेशन के अंदर ही आपको प्रोसेस करने हैं। फिर आता है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा मीन्स होता है विड्रॉल अटेंशन फ्रॉम द इनहैबिटिंग अटेंशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली। With the practice of a pratyahara, one gets the help to reduce the controlled learn and condition or response। ठीक है, अब प्रत्याहारा एक तरह का क्या बताया गया कि आपका अटेंशन विड्रॉ करना, मतलब क्या है कि डिस्ट्रैक्शन जिसे हम लोग कहते हैं ना, ज्यादातर डिस्ट्रैक्शन होता है, हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के लिए प्रत्याहारा का यूज करना पड़ता है। फिर आता है धरना। धरना होता है स्टेडीनेस ऑफ अ माइंड, आपका माइंड को एक स्टडी पोस्चर में रखना है, एक स्टेट रखना है, स्ट्रेट रखना है। Practitioner keep his mind empty of a thought for a consider long period and still continue to practice the concentrating on one point or a object। है ना, जब आप एक चीज पर काम करते हो तो आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी पर होना चाहिए। ठीक है, बाकी की चीजों के लिए तब आपको क्या करना है, उन सबको आपके दिमाग से, आपके थॉट से उनको निकाल देना है। देन कम टू द ध्यान। ध्यान मीन्स अ concentration on one object or a stimulus. As a result of continuous deep concentration arises feeling of a unity of a mind with the object of a concentration। आपको ध्यान लगाना है। उसके बाद आता है समाधि, state where the subject and the object become a inseparable, there are no problem and the person feel complete unity and identity with the almighty। तो कहते हैं कि भाई कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिससे आपको हर एक चीज आपको मिलती हो। ठीक है, तो ऑलमाइटी आपको जो भी चीज देता है उसको आपको क्या करके चलना है, संतोष मान के आगे चलना है। तो ये कुछ बातें हमने एट जो थी राजयोगा और हठ योगा की जो 8 पॉइंट थे वो हमने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। ना मेरे काफी सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको ये मेडिटेशन के बारे में मैंने काफी बार बताया गया है कि मेडिटेशन आपकी बॉडी में कैसे हेल्प करता है। ठीक है, और यही हमारा आज का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। मेडिटेशन जो होता है, जैसे हमने बोला कि जो ध्यान है, ध्यान के कुछ 7 स्टेप ऑफ योगा है। It is a practice widely worldwide as an independent therapy for the maintaining health। बराबर, आपका मेंटल हेल्थ अगर मेंटेन करना है तो ध्यान आपको कंटिन्यूसली लगाना पड़ेगा। ध्यान से ही आप एक प्रॉपरली मेंटली हेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो। मेडिटेशन इज अ स्टेट विच अ ट्रेन्ड हैबिट ऑफ अ माइंड टू कंसंट्रेट ऑन द आउटर एज वेल एज इनर स्टिमुली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया कि जो मेडिटेशन एक ऐसा हमारी बॉडी का स्टेट है कि जहां पर हमारे माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ता है हमारे आउटर और इनर स्टिमुलीज को, एंड द प्रैक्टिसर हैज अ कंटिन्यूअस कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इन हिम। ठीक है, और प्रैक्टिसनर जो है, जो भी मेडिटेशन करता है, वो कंटिन्यूअसली एक फ्लो ऑफ एनर्जी अपने तरफ खींचता है। Meditation leads the person to his natural being। मेडिटेशन क्या करता है, एक लीड देता है पर्सन को कि वो नेचुरल बीइंग की तरफ वापस आए एंड प्रोड्यूस रियल अवेयरनेस रिगार्डिंग सेल्फ। देखो, फिर से यहाँ पर सेल्फ मतलब कि साइकोलॉजी ओवरऑल एक ऐसी चीज है बच्चों कि जब तक आपका अपने आप पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप कोई भी चीज को प्रॉपरली नहीं कर सकते। अगर आपको साइकोथेरापी की भी रिक्वायरमेंट है, इट मींस यू हैव समथिंग लैक इन योर सेल्फ, है ना। अगर आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है, आप प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट गेटिंग रिमेम्बरिंग द थिंग्स, इट मींस देयर शुड बी अ लैक
of in your own self. है ना? चलो, Maharshi Mahesh Yogi spread the concept of a transcendental meditation in the whole world. यूरोपियन, अब ये ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन किसने दिया हुआ है? तो क्या महर्षि महेश योगी ने दिया था। यूरोपियन अमेरिकन लेबोरेटरीज ने एक रिसर्च किया था कि ये ट्रांसडेंटल मेडिटेशन पर रिसर्च किया था, और उन्होंने ये रिजल्ट दिया था, एक रिवील किया था कि टीएम्स की अगर रेगुलर प्रैक्टिस हम करते हैं तो वो हमें हमारी बॉडी में इम्प्रूवमेंट इन फिजियोलॉजिकल और मेंटल फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, हमारी मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करेगा, हमारी बॉडी में हैप्पीनेस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेकर आएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा इस टॉपिक को, चैप्टर नंबर 7 को हम कंप्लीट करते हैं। आई होप कि चैप्टर नंबर 7 आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन कमेंट, कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट। आप पूरा अगर आपको वीडियो साइकोलॉजी सब्जेक्ट के और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल जीटी एजुकेशंस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लव फ्रॉम जीटी।